हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपके लिए वरिष्ठ के टॉप मोस्ट जो आपके एमसीक्यू होने वाले वो हम लोग करने वाले, लगभग 100 क्वेश्चन इस पीडीएफ में लेके आया हूँ मैं। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, याद रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत दमदार क्वेश्चन रहेंगे और भी एक्सप्लेनेशन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा और आप भाग जाओगे, नहीं। आपके लिए क्या करना, पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, क्योंकि इसमें पूरा वन लाइनर क्वेश्चन रखा गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और वरिष्ठ का इसी प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आता है। पेन कॉपी लेके बैठेंगे और ये पीडीएफ भी आपको शेयर की जाएगी जिसमें सारा लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन आपका, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोज करता था। किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था? पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी। अगर ना क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है कि एक प्रश्न से आपको दो तीन प्रश्न बन जाएंगे। पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, या एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बता दूं, 1492 में भाई साहब ने अमेरिका की खोज की थी, याद है आपको। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। आपको पता है वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो अपनी यात्रा के लिए खोज कर रहा था, तो इसके लिए फाइनेंस की नीड थी, वित्त पोषण की नीड थी, जिसकी पूर्ति स्पेन की महारानी द्वारा की गई थी। आपको बता दूं, पुर्तगाल के जो राजा थे जॉन द्वितीय, पुर्तगाल के जो राजा थे आपके जॉन द्वितीय, उसने भी इस चीज को मना कर दिया था कि मैं इसको फाइनेंस नहीं करूंगा, वित्त नहीं करूंगा, ठीक है ना। वेनिस के राजा ने भी इसको अस्वीकार कर दिया था। बट आपकी स्पेन की यहाँ पे रानी थी इसोबोला, क्या, ईसा बोला, उन्होंने इसकी मदद की थी। इस बात को आपको याद रखना। तो स्पेन की महारानी ईसा बोला ने क्या किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस की मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। बोस्टन टी पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना। बोस्टन टी पार्टी, एक सेकंड। क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह किससे संबंधित थी? किससे संबंधित है, आपको इस बात को बताना है, ठीक है ना। अमेरिका की स्वतंत्रता से, फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, या आपके ऊपर में से एक से अधिक, किससे? बोस्टन टी पार्टी, तो आपको पता होना चाहिए जो बोस्टन टी पार्टी घटना है 16 दिसंबर 1773 की, क्योंकि बेटा इसमें लिख क्यों नहीं पा रहा है, एक मिनट। बोस्टन टी पार्टी जो घटना है आपकी कब की बेटा? 16 दिसंबर 1773 की। इस बात को आपको याद रखना, नंबर एक तो। और किससे संबंध? अमेरिका की स्वतंत्रता से, फ्रांस से, रूसी क्रांति से। किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, एक जो आपकी बोस्टन पार्टी है अमेरिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपको बता दूं, बोस्टन टी पार्टी घटना किस बात पे है कि ब्रिटिश सरकार ने चाय अधिनियम लॉन्च किया था। आपको पता होना चाहिए अमेरिका शुरुआत में किसका, ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन की सरकार ने क्या, चाय अधिनियम लागू किया था। तो 16 दिसंबर 1773 की रात की घटना है। बोस्टन हार्बर में तीन जहाजों पर चढ़कर चाय की पेटियों को पानी में फेंक दिया गया था। इस घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव की लड़ाई कहा जाता है, मतलब शुरुआत की गई थी, यहां से याद रखना। कहाँ पे, किस जगह पे? बोस्टन हार्बर में। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, बोस्टन हार्बर नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण है? जॉर्ज वॉशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, या आपका अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। बताओ, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका क्या आंसर होगा? तो आपको बता दूं, 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी। इस बेटा अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ठीक। तो यार 4 जुलाई को 1776 में, अभी क्या जुलाई का मंथ चल रहा है ना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो रहा है। अपने आप ही कुछ चल रहा है अभी, मोदी भगाओ देश बचाओ। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी, ठीक है। स्वतंत्रता की घोषणा का जो मसौदा तैयार किया था, किसने किया था? थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में किया गया था, कमेटी द्वारा। थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा किया गया था। इसमें और कौन कौन सदस्य थे? इसमें और कौन कौन सदस्य थे, याद रखना। तो जॉन एडसन, जॉन एडम्स थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इसमें थे, बेंजामिन,
फ्रैंकलिन भी इससे संबंधित थे। और आपको इसी में रोजर सरमन मिलेंगे, रोजर सरमन भी आपको मिल जाएंगे। इसी में आपको डेविड लिविंग मिल जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। इस घोषणा में क्या कहा गया था कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल 13 अमेरिकी उपनिवेश अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। कितने? 13 उपनिवेश। इस बात को भी आपको याद रखना है। कितने उपनिवेश की बात करता है? 13 उपनिवेश की बात करते हैं लोग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बस्ती, पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में, इंग्लैंड की पहला आपका सेटलमेंट कौन सा था? जेम्स टाउन, चार्ल्स या बोस्टन? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बेटा। जेम्स टाउन इज अ राइट आंसर। क्या आपका? जेम्स टाउन इज अ राइट आंसर। कब बनाया गया था? 14 मई। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में, अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में 14 मई 1607 की घटना। इस बात को आपको याद रखना है। वर्तमान में कहाँ पे? तो वर्तमान में वर्जीनिया के विलियमसबर्ग शहर में है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई थी? 75 में, 77 में या 73 में? अभी हमने देखा था बोस्टन टी पार्टी घटना आपकी 73 में हुई थी। कब? 16 दिसंबर, 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, कितने? 3 जहाज याद रखना। 3 जहाजों से लगभग कितनी पेटियां? 340 पेटियों को समुद्र में फेंका गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत में अहम भूमिका मानी जाती है इसकी। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। एडम स्मिथ ने लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। सार्वजनिक बहस मताधिकार की स्थापना हुई। इंग्लैंड में जल्दी कई सुधार हुए। इसका आंसर क्या था? क्या इसका परिणाम नहीं था? बताओ। तो आपको पता है भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। बिल्कुल, आप देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसकी अच्छी भूमिका रहती है। एडम स्मिथ में लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। बिल्कुल सही है, लेजर फेयर के सिद्धांत को इसको मजबूती मिली। सार्वजनिक बहस मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लैंड में सुधार होना भी थे, हो भी रहे थे, ठीक है ना। याद रखना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो कि बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। क्या बनते हैं? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। अगर तुम लोग, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा, लिबर्टी और डेथ का स्लोगन किसने दिया था? फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना या जर्मन सेना? किसने दिया था? बता सकते हो कि आप लोग? पता होना चाहिए। अभी हम लोग मोस्टली अमेरिकी क्रांति क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आपका आंसर अमेरिकी सेना यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिकी सेना आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट ली, अब्राहम लिंकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने की थी? क्या बता सकते हो? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो आपको पता है, हमने पढ़ा था अभी ऊपर ऊपर ही पढ़ा था कि जो भारत अमेरिका की स्वतंत्रता का लेटर लिखा गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता थॉमस जेफरसन ने की थी। किसने बेटा? थॉमस जेफरसन ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थॉमस जेफरसन इज द राइट आंसर। कब? 4 जुलाई 1776 की घटना है। कब की? 4 जुलाई 1776 की घटना आपकी मानी गई है, ठीक है। इसे इन्होंने बताया कि जो अमेरिका की 13 कॉलोनी है अपने आप में ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र है, ठीक है ना। इन्होंने प्रेरणा कहां से ली थी? इन्होंने वर्जीनिया घोषणा पत्र से प्रेरणा ली थी। इस बात को आपको रखना है। और उन्होंने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों पर ध्यान दिया था, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का घटना किससे संबंधित है? बोस्टन पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अमेरिका में, स्टाम्प एक्ट या पहला महाद्वीपीय सम्मेलन? किससे संबंधित है? बताओ।
किससे संबंधित है कथन? तो आपको पता होना चाहिए कृतित्व नहीं या कर नहीं का संबंध किससे बेटा? स्टाम्प एक्ट से। किससे? स्टाम्प एक्ट से। अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति में स्टाम्प एक्ट से संबंधित है। इसके एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यही क्वेश्चन बताता हूँ, भी समझाता हूँ। क्वेश्चन है कृतित्व नहीं के बिना कराधान की नई नारी की संख्या के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? तो आपको पता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा उठाई गई थी। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा समझो। बात करते हैं ब्रिटिश संसद की। ब्रिटिश संसद ने 1765 ईस्वी में अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। क्या? अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। इस बात को आपको रखना है। इसके तहत चाहे कानूनी दस्तावेज हो, पत्रिका हो, समाचार पत्र हो, पंचांग हो, पंपलेट हो, ताश के पत्ते भी हो, इन पर कर लगाया गया था। इस अधिनियम के कारण क्या हुआ था? ब्रिटिश उपनिवेशों में क्या आपका गुस्सा फैल गया था और नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है ना? अमेरिकी के जो लोग थे, उन लोग की भाई डिमांड थी कि जब तक आप मुझे ब्रिटेन की संसद में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे, ब्रिटेन की संसद में पार्टिसिपेट नहीं करने दोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। वहीं से स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत होती है अमेरिका में। क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूहों की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी थी? जो प्रेशर ग्रुप्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक एडॉप्ट की थी? बहिष्कार और घेराव की, पक्ष जुटाव की, लॉबिंग की, शांतिपूर्ण आंदोलन की, उपरोक्त में से एक अधिक या कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो आपको पता है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो तकनीक अपनाई थी उन्होंने क्या? लॉबिंग की, पक्ष जुटाव की, लॉबिंग की टेक्निक अपनाई थी। लॉबिंग के माध्यम से क्या होता था? जनता पर लॉबिंग के माध्यम से दबाव समूह अपने हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और राजनीतिक निर्णय पर प्रभाव डालने का प्रयास करते थे। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने, जानकारी प्रदान करने और नीतिगत मुद्दों पर समर्थन जुटाने के लिए की जाती थी। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन है इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया था, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 64, 65, 66 या 67? बताओ तो कब लागू हुआ था? आपको याद रखना बेटा, ये घटना आपकी 1765 की। कब की है? 1765 की। तो तीन डेट याद रखो। 73 में हम बोस्टन पार्टी याद रखेंगे, 76 में स्वतंत्रता याद रखेंगे, और यहाँ पे 65 में हम लोग क्या याद रखेंगे? 65 में हम लोग स्टाम्प एक्ट याद रखेंगे। स्टाम्प एक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन से अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिली थी? थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट? स्वतंत्रता की घोषणा, द फेडरलिस्ट पेपर, सामान्य ज्ञान मतलब कॉमन सेंस, द फेडरलिस्ट पेपर, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना, कब की बात? 1776 की बात है। थॉमस पेन के द्वारा एक पेपर जारी किया गया था, उसका नाम है कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान। क्या? सामान्य ज्ञान। इसने सरल और शक्तिशाली तर्कों के माध्यम से 13 उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन की खिलाफ स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में भूमिका निभाई थी। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स ने थॉमस पेन के बारे में कहा था, याद रखना, अमेरिका के एक राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति, फर्स्ट कौन हो गए? वॉशिंगटन हो गए, जॉर्ज वॉशिंगटन। सेकंड कौन हो गए आपके? सेकंड आपके थे जॉन एडमसन, जॉन एडमसन। इन्होंने थॉमस पेन के बारे में कथन कहा था, वो आपसे पूछा जाता है, क्या स्टेटमेंट कहा था? कॉमन सेंस के लेखक के बिना वॉशिंगटन का तलवार उठाना बेकार था। क्या? इसको लिख लेना, कॉमन सेंस के लेखक के बिना अमेरिका का तलवार उठाना बेकार था। किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। किसके बारे में कहा था? थॉमस पेन के बारे में कहा था। थॉमस पेन के बारे में कहा था। इस बात को आपको रखना है। क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जेफरसन, मार्टिन लूथर, लिंकन या वॉशिंगटन? अभी बड़ा पढ़ना है। वॉशिंगटन थे, पहले राष्ट्रपति बनते हैं।
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताओ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन या जॉन लुइस? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, जब भी आपकी नागरिक अधिकार आंदोलन की याद आएगी, सिविल राइट मूवमेंट की बात आएगी, तो अमेरिका में आपको मार्टिन लूथर किंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर जो अफ्रीकी अमेरिकाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको समाप्त करना। क्या लगाव इत्यादि किए जा रहे हैं? जो आपके नस्ल के आधार पर भेदभाव, भाई अमेरिकी लोग कैसे थे? काले लोग थे। जो अमेरिकी लोग थे क्या थे? आपके गोरे थे। जो अफ्रीकी थे खा लीजिए आपके रेड इंडियंस, आपके लोकल वाले लोग थे। तो सिर्फ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव को समाप्त करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट चलाया गया था। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द लिखा होगा मार्टिन लूथर जूनियर, ये जूनियर याद रखना, ठीक है? सीनियर जूनियर। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था? जॉन के, सैमुअल क्राफ्ट, जेम्स हरग्रीव्स का? किसका था स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? किसने बनाया था स्पिनिंग जेनी? तो आपको पता होना चाहिए 1764-65 की बात है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था बेटा? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स हरग्रीव्स महोदय ने किया था। इस बात को आपको याद रखना है। इसके आविष्कार से कताई का कार्य तेज होने लग गया। इसका श्रमिकों ने विरोध किया था क्योंकि उनका रोजगार खतरे में आ गया था। क्वेश्चन है, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल। औद्योगिक क्रांति से आविष्कार बहुत पूछे जाते हैं, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बताओ। जेम्स हरग्रीव्स ने, जॉन ने, एडमंड कॉर्टराइट ने? किसने किया था? आपको पता होना चाहिए, फ्लाइंग शटल का निर्माण जॉन के महोदय ने किया था। किसने? जॉन के महोदय ने किया था। ठीक है ना? अंग्रेज इंजीनियर थे। कब किया था? 1733 की घटना है। 1733 की घटना है। इसके द्वारा जॉन के महोदय के द्वारा इसका क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। यह क्या थी आपकी? कपड़ा बुनने की मशीन थी। कपड़ा बुनने की मशीन थी। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि स्पिनिंग यानी क्या थी आपकी? तो कताई करने की, सूत कताई की, कताई करने की मशीन थी। इस बात को आपको रखना है। इस मशीन के माध्यम से क्या 1 जुलाई एक दिन में 10 जुलाई के बराबर काम कर सकता था। इससे क्या होती? श्रम की बचत होने लगी। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों का क्षय क्या प्रमुख कारण क्या था? कम कीमत वाले मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ध्यान रखना है यहाँ पे ए और बी दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो ये ब्रिटिश वहां पे मशीनें तैयार हो रही थी, मशीन तैयार हो रही थी, तो सस्ता श्रम मिल गया उनको, सस्ता श्रम मिल गया। और भेदभाव टैरिफ नीति भी है। यहाँ से आयात सस्ता है, यहाँ पे आयात महंगा था भारत में और निर्यात सस्ता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में निर्यात महंगा हो गया और आयात सस्ता हो गया। पहले हम लोग क्या करते थे? पक्का माल बनाते थे, बाद में कच्चा माल बनाने लगे। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? वस्तु के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या उनकी कताई की जाती है, लंका साय के सर में बने विशिष्ट वस्त्रों को, उपरोक्त में से एक अधिक। बताओ क्वेश्चन क्या होगा? 18 का आंसर क्या होगा? तो कोई कोडिंग शब्द है बेटा, कोडिंग शब्द है आपके लंका सायर में बने, नहीं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या उनकी कताई की जाती है। तो कोडिंग क्या होता है? कोडिंग, कोडिंग आपके कपास या ऊन कताई की क्या आपकी कॉटन या कताई की तकनीक है, टेक्निक है। इस बात को आपको याद रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। यह प्रक्रिया क्या होती है? फाइबर को संयंत्रित कर उन्हें एक समान रूप से बदलने में काम करती है। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ कोडिंग शब्द वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण को इंगित करता है। क्वेश्चन है,
औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति ने, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। भाई सहायक की भूमिका सब लोग, भाई एग्रीकल्चर क्रांति होगी जब कृषि का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी तो दूसरे लोग अन्य कामों में लग पाएंगे, बिल्कुल सही है। पूंजी और नई प्रौद्योगिकी, ये भी सही आपका। व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों पॉइंट सही है कि औद्योगिक क्रांति के उत्पादन में कई कारक थे। जैसे आपका कृषि क्रांति ने क्या किया? अन्न को बढ़ावा दिया, और अन्न को बढ़ावा दिया इससे क्या हुआ? शहरीकरण को बढ़ावा मिला। क्यों? अब सब लोगों को, किसानों को गांव में नहीं रहना पड़ेगा, ठीक ना। नई टेक्नोलॉजी है आपकी, नया इन्वेस्टमेंट आया, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति हुई, रेल मार्ग का विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात में प्रमुख वस्तु क्या थी? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक मुख्य चीज क्या थी? चाय, नील, कपास या जूट? तो क्या थी बेटा? कॉटन थी, कपास थी। क्या थी? कपास थी। इस बात को आपको रहना, ठीक है। 1840 तक कपास, और 1850 के दशक से सूती वस्त्र का निर्यात बन गया था बेटा, ठीक ना। क्वेश्चन है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? मार्को पोलो ने, मार्को पोलो तो इंडिया भी आया था, याद है आपको? नहीं याद है? जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? चंगेज खान, कुबलई खान, हलाकू खान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन था आपका? ना मार्को पोलो कौन है? वेनिस यात्री है। मार्को पोलो वेनिस यात्री है। और जब भाई साहब ने चीन की यात्रा की थी उस समय कौन था? कुबलई खान था। कौन था? कुबलई खान था। इस बात को आपको रहना है। कमेंट में आप लोग बताओगे कि जब मार्को पोलो भारत आया था तो यहाँ पे शासक कौन था? यहाँ पे शासक कौन था? चीनी यात्री तो कुबलई खान हो गया, बट भारत में कौन था? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस समय हुई थी? 10 12 48, 10 12 48 या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1949 में। कब? 1949 में हुई थी। 1949 में हुई थी। इस बात को याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि चीन में 1911 में क्रांति हुई थी। क्या चीन में 1911 में पहली क्रांति हुई थी? चीनी क्रांति। इसके माध्यम से क्या हुआ था? किंग राजवंश का पतन हो गया था। क्या? किंग राजवंश का पतन हो गया था। 1912 में क्या हुआ था? चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी। डॉक्टर सनायत सेन आपके राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सनायत सेन को राष्ट्रपति बनाया गया था। आपको बता दूं, 12 फरवरी 1912 को, 12 फरवरी 1912 को डॉक्टर सनायत सेन ने त्यागपत्र दे दिया था और नया राष्ट्रपति युआन सेकाई को बना था। इसको युआन सेकाई को बनाया गया था। एक घटना आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और फिर आपका आगे चलकर 13 अक्टूबर 1949 को चीन लोक गणराज्य, बोले तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी, ठीक ना। इस बात यहाँ पे चीन लोक गणराज्य पूछा, यदि आपसे चीन गणराज्य पूछता, चीनी गणराज्य की स्थापना, तो 1911 आपका हो जाता, 1912 आपका हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा आपका? चीनी लोक गणराज्य। तो कब हुई थी बेटा? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन है, चीन में 2000 वर्ष पुरानी वंशवादी शासन प्रणाली के अंत और चीन गणराज्य के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? शक्तिशाली किंग वंश की स्थापना, चीन महान की दीवार, चीन की महान दीवार, 1911 सन्यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन, या उत्तरी चीन में मंगोलों का आक्रमण? तो इसका आंसर क्या होगा?
आपको पता होना चाहिए, अभी पढ़ा हमने 1911 में क्या हुआ था, सन्यात सेन के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, जो कि फर्स्ट राष्ट्रपति बने आपके चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने थे आपके, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ था, आपके महान जो आपकी वंश परंपरा चल रही थी, किंग राजवंश, उसका अंत हो गया था, उसका अंत यहाँ पे हो गया था, ठीक है ना। सान्यात सेन किस देश से संबंधित है, बताने की जरूरत नहीं बेटा, चीन से संबंधित है। सान्यात सेन कहाँ पे बेटा, चीन से संबंधित है। इनका जन्म जो हुआ था, सान्यात सेन का जन्म कब हुआ था, 12 नवंबर 1886 जन्म हुआ था, 12 नवंबर 1886 जन्म हुआ था। कहाँ पे, जियांग सगायन में हुआ था, जियांग सयांग में जन्म हुआ था, ठीक है ना। मृत्यु कब हुई थी, तो 12 मार्च 1925 को उनकी मृत्यु हुई थी, चीनी बीजिंग में। ये आपके चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे, किसके, चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे, इस बात को आपको याद रखना है। इन्हें आधुनिक चीनी का जनक कहा जाता है, क्या आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, निम्न में से चीन का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, चीन का प्रथम राष्ट्रपति, सान्यात सेन, माओ त्सुंग, हो ची चिन मिन, या चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक तो जब 1949 में आपका क्या बनाया गया था, गणराज्य बनाया गया था। ये अंतिम उस टाइम पे जो लोग गणराज्य बनाया गया था, उसके समय पे आपके चियांग काई शेक थे, जो कि भाग गए थे, फार्मोसा द्वीप पे जाके छुप गए थे, फार्मोसा जाके छुप गए थे। तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है बेटा, सान्यात सेन। कौन है आपका सबसे पहला राष्ट्रपति, सान्यात सेन है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तब इनका कार्यकाल जनवरी 1912 से मार्च 1912 तक रहा। इस बार कौन बन गया था, श्वान शेख बन गया था, इसको क्या, श्वान शेख बन गया था, याद रखना। चीनी गणतंत्र में सान्यात सेन को राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है, किसकी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है। किंग वंश को समाप्त करने में भूमिका निभाई थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन है, फर्स्ट अफीम वॉर का समापन करने वाली संधि कौन है, नॉन किल संधि, टिएनटिस संधि, पेकिंग संधि, तियानजिंग संधि, बताओ कौन सी है। तो है ना, प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी है, नॉन किन संधि, नॉन किंग संधि हुई थी। कब हुई थी बेटा, तैयार रखना, 29 अगस्त 1842 को हुई थी। किन किन के मध्य में हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस चीन के मध्य यह संधि हुई थी। इस संधि के तहत चीन ने ग्रेट ब्रिटेन के सामने कई शर्तों को स्वीकार किया था, जिसमें से प्रमुख रूप से क्या था, व्यापारिक अधिकारों और हांगकांग का ब्रिटेन को सौंपना, हांगकांग को ब्रिटेन के लिए सौंपना। क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था, चीन और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया था, अब भी देखा हमने। और किस संधि के माध्यम से, नॉन किन की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। अच्छा, आपसे फर्स्ट अफीम युद्ध कब हुआ था, ओपियम वॉर, द फर्स्ट ओपियम वॉर, फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट है ना 1839 से 1842। सेकंड कब हुआ था, सेकंड आपका 1856 से 1860 के बीच में आपका हुआ था सेकंड ओपियम वॉर। इस बात को आपको याद रखना है। इस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑक्सफोर्ड संधि, वेस्टफेलिया की संधि, ट्रायनॉन की संधि, 28 है। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से 30 वर्ष की युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये आपके धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। जो आपका 30 वर्ष का युद्ध हुआ था किसके बीच में, 1618 से लेकर 1648 की मध्य चला था, किसकी मध्य में, जो आपके धार्मिक रूप में दो चर्च थे, कौन कौन से चर्च, आपका कैथोलिक चर्च और आपका प्रोटेस्टेंट चर्च, इन दोनों के बीच चला था लगभग 30 वर्ष तक। इस युद्ध का आरंभ कहां से हुआ था, इस युद्ध का आरंभ कहां से हुआ था,
इस युद्ध का आरंभ हुआ था कि जो बोहिमिया है, एक लोकेशन है, इसके सिंहासन पर फ्रेडरिक मोदन ने दावा किया था, और इसी के बाद इसकी शुरुआत हो गई थी। अंत हुआ था किसके, वेस्टफालिया की संधि के माध्यम से। इस युद्ध में आपके लिए इस युद्ध में आपके लिए कुछ देश प्रोटेस्टेंट के साथ थे, कुछ कैथोलिक के साथ थे। कौन कौन से थे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आपके लिए, तो प्रोटेस्टेंट के कौन कौन से देश थे, तो याद रखना आपको, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन और डच आपके प्रोटेस्टेंट के साथ थे। और बात करूं मैं कैथोलिक चर्च के साथ, तो कैथोलिक चर्च स्पेन और ऑस्ट्रिया आपके किसके साथ थे बेटा, कैथोलिक के साथ थे। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, या धर्म सुधार आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं। सीधा आपसे पूछ सकता है कौन कहे जाते हैं, तो मार्टिन लूथर आपके धर्म सुधार के जनक माने जाते हैं, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 95 थीसिस प्रकाशित की थी अपने समय पर। इस थीसिस में क्या हुआ था, जो आपको कैथोलिक चर्च है, जो आपका कैथोलिक चर्च था, उसकी सिद्धांतों पर प्रथाओं की आलोचना की गई थी, उसकी सिद्धांत प्रथाओं पर प्रहार किया गया था। ठीक है ना, कि भैया आप लोग जो चलो ट्रेडिशन के हिसाब से चल रहे हो, आप लोग अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करके रखिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बिग फोर परिषद का सदस्य था। कौन था पेरिस शांति सम्मेलन के बिग फोर काउंसिल का सदस्य था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, बताओ। लॉयस लॉयड जॉर्ज, वुडरो विल्सन, ऑरलैंडो, कौन था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा बताओ। पेरिस शांति सम्मेलन में बिग फोर परिषद का सदस्य कौन था। ये आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताओ। तो यहाँ पे क्या हुई है, उपरोक्त में से एक से अधिक लोग सम्मिलित थे, मोस्टली सभी लोग थे यहाँ पे। और यहाँ पे इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इटली का प्रतिनिधित्व आपके ऑरलैंडो मोदी ने किया था। इस बात को आपको करना है। आपको बता दो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। क्या होता, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे आपसे नेतृत्वकर्ता पूछ सकता है कि कहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो चार बड़े सदस्य थे, बिग फोर इसको कहा जाता है, बिग फोर। इसमें कौन कौन था आपका, पहली बात तो इसमें ब्रिटेन था, इसमें आपका फ्रांस भी था, इसमें आपका इटली भी था, इसमें आपका अमेरिका भी था। आपसे पूछ सकता है ब्रिटेन का नेतृत्व किसने किया था, तो ब्रिटेन का नेतृत्व प्रधानमंत्री पीएम लॉर्ड जॉर्ज मोदी ने किया था, लॉर्ड जॉर्ज मोदी ने किया था। बात करते हैं फ्रांस की, बात करते हैं फ्रांस की, फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्जिस जॉर्जिस मेंग्यू ने किया था। बात करते हैं इटली की, इटली का नेतृत्व विक्टोरिया एमेनुअल और लैंडो मोदी ने किया था। और आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका में, तो यहाँ पे वुडरो विल्सन, कौन थे, वुडरो विल्सन। इनको अपन लोग बिग फोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिग फोर कंट्रीज बोलते हैं। बिग फोर कंट्री अवधारणा कब आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आई थी, क्या रखना। ये लोग वो थे जो पेरिस शांति सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपका पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, जनवरी 1919 में। कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में नहीं हुआ था, पेरिस के बाहर कहाँ हुआ था, वार्सेल्स में हुआ था, वार्सेल्स में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन आपका, मित्र राष्ट्रों ने सैबरी की संधि किस देश के साथ की थी। मित्र राष्ट्रों ने सैबरी की संधि
किसके साथ की थी? जर्मनी, तुर्की, हंगरी, किसके साथ? तो आपको याद रखना है 10 अगस्त 1920 की बात है। 10 अगस्त 1920 की घटना है, जहां पर मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ संधि की थी। तुर्की के साथ संधि की थी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था और पराजित होने के कारण क्या हुआ था? मित्र राष्ट्रों के साथ उसने संधि की थी। इस बात को आपको याद रखना है। आपको पूछ सकता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन व्यक्ति थे, देश थे, और ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन से देश थे। तो मित्र राष्ट्र में आपके क्या रखना है आपको? इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रसिया, फ्रांस शामिल थे। कौन था? फ्रांस इसमें सम्मिलित थे। वहीं आपसे पूछेगा कि ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन था, तो ध्रुवीय राष्ट्र में आपको मिलेगा बेटा ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। कौन? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। यहाँ पे मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रसिया, फ्रांस। 10 अगस्त 1990 की घटना है, जब क्या हुआ था? आपकी सैब्रे की संधि हुई थी। किसने की थी? तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के साथ की थी। मित्र राष्ट्रों के साथ क्यों? तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, हालांकि वो हार गया था, इस वजह से क्या किया था? मित्र राष्ट्रों के साथ सैब्रे की संधि उसे करनी पड़ी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था? फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका, जर्मनी। तो जर्मनी आपका अपोजिट था, फ्रांस और अमेरिका साथ में था। बट 1915 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 1915 की बात कर रहा है। तो पता है 1915 में बुल्गारिया आपके बुल्गारिया बुल्गारिया आपके ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित हुआ था। ठीक है ना? किसके? ब्रिटेन के खिलाफ। इस बात को ब्रिटेन के खिलाफ बात करते हैं। किसके? ब्रिटेन के खिलाफ 1915 में सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। उन्होंने युद्ध में सेनाओं में काम करना शुरू किया। वे राजनीतिक रूप में हावी होने लगी। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा। तो एक अपना सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा है कि युद्ध काल के दौरान कारखानों, कार्यशालाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम केसर की नीति, परस्पर विरोधी गुट, शस्त्रीकरण की होड़, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन बताओ। एक ऐसा कार्य जिसके से तुरंत युद्ध शुरू हो गया था, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था बेटा? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है ना? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो याद रखना आपको प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में शुरू हुआ था। ठीक है ना? यहीं पे क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है, तो प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है। ठीक है ना? देखो प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था बेटा? जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना? इनका नाम क्या था बेटा? फर्डिनेंड। पूरा नाम क्या था? ऑर्किड्यूस फ्रांसिस फर्डिनेंड। और उनकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सारजो में हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद 28 जुलाई, प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम हमला हुआ था 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, और इसी के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना? 28 जुलाई 1914 शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1900 समाप्त हुआ। कब? देखो 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ था युद्ध, और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था।
ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध भी कहा जाता है। यह जो युद्ध था आपके मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्रों के मध्य संघर्ष था। क्वेश्चन आपका, कहाँ गया यह लाज। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऐसी कौन सी घटना है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिणाम नहीं है? महान साम्राज्य का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय या राष्ट्र संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 35, तो आपको पता होना चाहिए विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र का उदय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटना नहीं है, बल्कि आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर या धीमे धीमे विकसित परंपरा है। तो महान साम्राज्य का अंत हुआ तो मान सकता हूँ, अधिनायकवाद का उदय हुआ तो मान सकता हूँ, राष्ट्रवाद की संघ, बट आपका बी इज अ नॉट राइट आंसर। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन है, ट्रिटी ऑफ वर्सलाइल, वर्सराय की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? जर्मनी को, जापान को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? किसको हुई थी बताओ? आपको पता है वर्सराय की संधि जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शांति संधि मानी जाती है पेरिस की संधि के बाद, तो किसको, जर्मनी को सबसे ज्यादा लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको क्या कारण समझ बताया कि आपकी वजह से दूसरा है, और पूरी क्षतिपूर्ति इसके ऊपर छोड़ दी थी। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका, रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, रूस किस संधि के द्वारा, रूस किस संधि के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हुआ था बताओ? क्या रखना आपके लिए, पेट्रोगोड संधि, चिवना संधि, वॉयसराय संधि, ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, लिटोवस्क की संधि, तो वह रखना है। इसका आंसर आपका है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। कब हुई थी संधि? 3 मार्च 1918 को लड़ी गई थी, 3 मार्च 1918 को संधि हुई थी। इस संधि पर सोवियत रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य ने हस्ताक्षर किए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा और साहित्य में रुचि जागृत हुई? बताओ, पुनर्निर्माण के टाइम पे भाषा साहित्य में रुचि जागृत हुई, लैटिन ग्रीक भाषा में, अंग्रेजी फ्रेंच में, संस्कृत उर्दू में, या कोई नहीं हुआ बताओ? तो सबको पता है लैटिन और ग्रीक, किसमें बेटा, लैटिन और ग्रीक भाषा की बात करते हैं। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई थी। कहाँ से? इटली से हुई थी। तो इटली में पुनर्जागरण के दौरान ग्रीक और लैटिन भाषाओं में रुचि जागृत हुई। साथ ही इटली में बोली जाने वाला भाषा टस्कन में भी साहित्य की रचना की गई। क्या इटली की भाषा क्या थी? इटली की भाषा थी टस्कन, टस्कन में भी क्या किया गया, साहित्य रचना की गई थी। आपसे पूछेगा पुनर्जागरण की शुरुआत, रेनेसां की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इटली का एक शहर है, इटली का एक शहर है, शहर का नाम क्या बेटा आपका? फ्लोरेंस नगर। क्या? फ्लोरेंस नगर, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत मानी जाती है इसकी पुनर्जागरण की। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इटली के एक महान कवि दांते महोदय, कौन है? दांते महोदय, इन्होंने एक बुक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपकी लैटिन भाषा छोड़ टस्कन में, किसमें, इटली की जो भाषा थी टस्कन, उस भाषा में इनकी बुक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, कौन की? दांते महोदय की, इसको लिखा गया था। ठीक है ना, किस चरण में, क्वेश्चन है, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? 12वीं से 14वीं, 13वीं 14वीं, 15वीं 16वीं या 14वीं 16वीं, बताओ किसको कहा जाता है? तो 14 से 16वीं शताब्दी को, 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य को पुनर्जागरण काल देखा जाता है। यहाँ पे विज्ञान, नवाचार, कला इत्यादि का विकास हो रहा था। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था बताओ? तो माइकल एंजेलो कौन थे बेटा? आपके चित्रकार थे। कौन थे बेटा? चित्रकार थे, याद रखना, माइकल एंजेलो आपके
प्रसिद्ध इतावली मूर्तिकार चित्रकार थे। इतावली मूर्तिकार चित्रकार आपके कहे जाते हैं। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था, जहाँ पे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, फ्लोरेंस गणराज्य में हुआ था। उन्होंने पश्चिम कला के विकास में एक महत्वपूर्ण संदेश डाला। क्वेश्चन है आपका, पुनर्जागरण काल अवधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला माना गया था? पुनर्जागरण काल अवधि में किस देश को यूरोप की पाठशाला माना गया था? जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को या स्पेन को? बताओ। सर, इटली को यूरोप की पाठशाला कहा जाता है। ये पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। यहीं पर कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन इत्यादि में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पे इटली को, क्या आंसर आपका इटली को? क्यों? इटली से आपकी पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित से वायसराय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया था, क्योंकि जर्मनी के उपनिवेश खो दिए गए थे, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, इसे असैन्यकरण कर दिया गया था। क्यों? या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में कोई से नहीं। वायसराय की संधि ने क्या जर्मनी को तबाह कर दिया था, ऐसा क्यों कहा? क्या बताओ। क्या रखना, एक से अधिक आंसर आप पे बहुत सारे देख दो। क्यों भैया? वायसराय की संधि ने जो हुई थी आपसे, जर्मनी को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो शर्तें थी जर्मनी की जनता के लिए बहुत बहुत कठोर थी और अपमानजनक थी। पहली बात ना, जर्मनी की जनता के लिए कठोर थी, अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोहे भंडार और 26% लोहे कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया के हवाले करने पड़े थे। क्या रखना, वे बहुत सारे उपनिवेश अपने, सभी उपनिवेश अपने, 10% आबादी अपनी, 13% भूभाग, 75% लोहे भंडार और 26% कोयला के भंडार, ठीक है ना। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया था। युद्ध के कारण हुई तबाही की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 6 अरब पौंड की अधिक धनराशि, कितनी? ये राशि है 6 अरब पौंड, 6 अरब पौंड की राशि जर्मनी से वसूली गई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघ का सदस्य नहीं था बना? निम्नलिखित कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या चीन? बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 10 जनवरी 1920 को इसके द्वारा, वुडरो विल्सन के द्वारा, वुडरो विल्सन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी बेटा? वुडरो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना था। फ्रांस, इंग्लैंड और चीन के सदस्य थे, बट आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका संघ नहीं था। इसका राष्ट्र संघ का याद रखना। इस संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। इस संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। क्या बता सकते हो आप लोग? तो सबको पता है ऑलरेडी, क्या ऑलमोस्ट सबको पता है किसके द्वारा की गई थी? पेरिस, वायसराय, मित्रता या आपके इनमें से कोई नहीं? सबको पता है बेटा, वर्सल्स की संधि या वर्सराय। क्या वर्सराय की संधि को वर्सल्स भी बोलते हैं। वर्सल्स इंग्लिश में वर्सल्स हो जाएगा। वर्सराय की संधि के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1 सितंबर 1939 से 10 अगस्त 1945 को जापान की आत्मसमर्पण के बाद ही क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945। यहाँ पे देखो 1414 से आपका 1919 आया था, 1819 आया था। यहाँ पे आपका 39 से 45 आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था, बता सकते हो क्या? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? 8 जनवरी 1918, 14 फरवरी 1919, 10 जनवरी 1920 या 15 फरवरी 1920? लीग ऑफ नेशन
कब आपका नेतृत्व में आया था? तो याद रखना, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ इसको बोल सकते हैं, राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को आया था। 1920 को आया था, अभी देखा था मैंने राष्ट्र संघ कहाँ गया, यहाँ पे देखो, लीग ऑफ नेशन देखा था, राष्ट्र संघ 10 जनवरी 1920 को आया था, वुडरो विल्सन ने बनवाया था। इसमें फ्रांस थे, इंग्लैंड था, चीन था, बट संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कंट्रीज में नहीं थी। इसका जो मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ पे था, तो मुख्यालय इसका जिनेवा में था। कहाँ पे? जिनेवा में इसका मुख्यालय था। इस बात को आपको याद रखना है। तो डेट ऐसी आपसे पूछी जाती है बेटा, यार 10 जनवरी 1920। क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम से हुई थी? ट्रायनॉन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वॉयसराय की संधि। अब वॉयसराय की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्त हुआ था, जर्मनी पे थोपी गई थी, पेरिस पेरिस संधि अलग है। बेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस अलग हुआ था कि नहीं हुआ था? अब बताओ, राष्ट्र संघ की स्थापना किस बाद हुई थी, किसका परिणाम स्वरूप हुई है? जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपकी, वो इसी वॉयसराय की संधि के बाद हुई थी, ठीक ना। परिणाम स्वरूप क्या होता है इसकी, आपकी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी भैया? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव एवं अधिकार में गिरावट आई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की प्रकोप, एबिसिनिया पर इतावली आक्रमण, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण, या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखो, प्रभाव की बात कर रहे हैं तो भैया, जैसे मैं बोलूं मैं नेता हूँ और मेरे सामने तुम आगे लपेट रहे हो, चोरी चकाटी कर रहे हो, तो प्रभाव में कमी आएगी नहीं आएगी? जैसे मोदी जी की प्रभाव कमी हो रही है। तो आपका डी इज राइट आंसर है यहाँ पे, क्या आपका डी बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है आपका, उस संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई थी और 1939 में भंग कर दी गई थी। अभी अपन ने पढ़ा लीग ऑफ नेशन। क्या? लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन इसके बारे में पढ़ा अपन ने। अच्छा, इसके बारे में फिर से देख लो भैया। यह विश्व की संस्था थी, इसका हिंदी नाम राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन 1920 में स्थापित हुई थी। 1939 के आसपास इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। वास्तविकता में 1946 के समय पे इसको समाप्त किया गया था। इस बात को क्या रखना है। स्थापना कब? वायसराय की संधि के बाद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में अब किसकी भूमिका थी? हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कोई भूमिका निभा नहीं पाई। जर्मनी की एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? जर्मनी के एकीकरण के बाद रक्त और लोहे की नीति को त्याग कर कौन सी नीति इसने अपनाई थी? बताओ। ब्लू पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ द पीस एंड कंस्ट्रक्शन, शुगर एंड प्लम नीति, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो क्या आपके शांति और निर्माण की नीति, क्या बेटा आपकी शांति और निर्माण की नीति भाई साहब के द्वारा अपनाई गई थी। इस बात को आपको रखना है। इस नीति के तहत क्या किया गया था? फ्रांस को अलग थलग करने और रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर ध्यान दिया गया था। क्या? जर्मनी से फ्रांस को अलग करने, रूस के साथ, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और हंगरी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आपको बनाए जाने थे, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त और लोहे की नीति पर विश्वास करता था? कौन था? अभी देखा अपन ने। कौन था बेटा? ऑटो वन बिस्मार्क महोदय, टेलीरेन महोदय, मैटरनिक। कौन थे आपके? ऑटो वन बिस्मार्क महोदय इसका आंसर है, ठीक है ना। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कहा जाता है। रक्त लोहे की नीति को विश्वास रखता था, उन्होंने अपनी कूटनीति और सूझबूझ के कारण जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है ना। 18 जनवरी 1871 को, 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम, विलियम प्रथम के राज्य अभिषेक के साथ क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। पिसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? पिसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ, पिसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? बर्लिन में, प्राग में, बॉन में या वर्सराय में? कहाँ पर बताओ? पिसा के राजा को कहाँ पर जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? क्या है? वर्सराय में। कहाँ पे? वर्सराय में। इस बात को आपको रखना है। पिसा के राजा विलियम प्रथम को वर्सराय के हॉल ऑफ द मिरर, ये पूछा गया आपसे, हॉल ऑफ मिरर में, हॉल ऑफ मिरर्स में 18 जनवरी 1871 को
जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है ना, याद रखना। कई जो आपका है 18 जनवरी 1871, ये आपको क्या है, जर्मनी की एकीकरण की तिथि, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बिस्मार्क को आपको यहाँ पे रखना है, याद रखना। ये जो घोषणा की गई थी किस द्वारा, फ्रैंको एशिया युद्ध के दौरान, फ्रैंको एशियन युद्ध के दौरान यह घोषणा की गई थी, इस बात को आपको याद रखना। क्या घोषणा, कि राजा विलियम को जर्मनी का सम्राट बनाया जाता है। कहाँ पे घोषणा की गई थी आपकी, हॉल ऑफ मिरर्स में। क्वेश्चन है आपका, भारत में रोमन सभ्यता, रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, पामपणी से, ध्रुवक से, मुद्रिस से, या अरेकमेडू से। ये आपके सारे बंदरगाह हैं। तो बताओ रोमन बस्ती के साथ कहाँ से मिलता है आपको, रोमन बस्ती एक व्यापारिक केंद्र था। भारत के पांडिचेरी कोरोमंडल के पास जो आपका मेडू, कहाँ पे, पांडिचेरी कोरोमंडल में आपका अरेकमेडू है, वहां से आपको रोमन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर एक मरने पर रोम सम्राट अगस्टस का चित्र भी मिलता है, याद रखना, ठीक है। अरेकमेडू इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग। कम, आई केम, आई सा, आई कंक्रूड। मैं आया, मैंने देखा, मैंने विजय प्राप्त की। किसने कहा था, किसने कहा था, जोसेफ मोजनी, लिस्ट, वॉन मोल्ट, या जूलियस सीजर। किसने कहा था, आई केम, आई सा, आई कंक्रूड। यह वाक्य किसका था, तो रोमन साम्राज्य के नेता जूलियस सीजर का था। किसका था, जूलियस सीजर का कथन था, जूलियस सीजर का कथन था, जो कि क्या, रोमन सम्राट के नेता थे, ठीक है ना। इसको यदि बात करूं रोमन भाषा में कैसे लिखते हैं, तो वेनी, विधि, विसी। ये सब दे रहा, वैनी, विधि, विसी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका विकृत रूप है, जो कि बैटल ऑफ जिला के बाद कहा गया था, बैटल ऑफ जिला, जिला के युद्ध के बाद कहा गया जिला, इस बात को आपको याद रखना, जिला, ठीक है ना। क्वेश्चन है, कहा गया भाई, क्वेश्चन है, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, प्यूनिक युद्ध, द प्यूनिक वॉर वर फॉट बिटवीन whom, रोम मैसेडोनिया, रोम कार्थेज, रोम मिस्र, या रोम अर्सीरिया। किसके मध्य लड़ा गया था, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ध्यान रखना, रोम और कार्थेज के मध्य, रोम और कार्थेज के मध्य आपका प्यूनिक वॉर लड़ा गया था, ये ना कब, 264 ईसा पूर्व में, 264 ईसा पूर्व की बात है, ठीक ना। 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था। इसमें आपके 3 युद्ध हुए थे, कितने, 3 युद्ध आपके माने जाते हैं। किसके मध्य, रोम और कॉर्थेज के मध्य हुए थे, इस बात को आपको याद रखना है। इस युद्धों में क्या, 3 युद्धों में रोमो की विजय हुई थी, ठीक है ना, रोमो की विजय हुई थी। और रोमो का इसके माध्यम से भूमध्य सागर पर प्रवास जम गया था, भूमध्य सागर पर, मेडिटेरियन सी पे आपको प्रवास जम गया था। यहाँ पे देखो, आप ऐसे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपको भूमध्य सागर मिलेगा, यहाँ पे इटली आपको मिलेगा इसी में, ठीक है ना, सिसिली द्वीप वगैरह। क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, केरेंस्की को, स्टालिन को, लेनिन को। आर्थिक नीति का अर्थ है, न्यू आर्थिक नीति लागू करने का किसको दिया जाता है बेटा, तो लेनिन महोदय, किसको, लेनिन महोदय को श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। 1921 में लेनिन द्वारा क्या, नई आर्थिक नीति प्रस्तावित की गई थी, 1921 में लेनिन द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रस्तावित की गई थी, जो कि रूसी गृह युद्ध के बाद मची तबाही का जवाब थी। रूसी गृह युद्ध कब से हुआ था, 1918 से 1922 के दौरान गृह युद्ध हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है। इस नीति के तहत एक मुक्त बाजार और पूंजीवादी राज्य के नियंत्रण होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम लाभ के आधार पर काम करेंगे। क्या इसका मतलब क्या, एक मुक्त बाजार होगा और पूंजीवाद क्या, राज्य के नियंत्रण के अधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम लाभ के आधार पर काम करेंगे। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम, निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। नई आर्थिक नीति का एक मुख्यता नई कृषि नीति, क्या आपकी मुख्यता एग्रीकल्चर पॉलिसी के रूप में जानी जाती है। लेनिन के द्वारा प्रस्तुत मांग है, जो कि अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या थी, क्या थी बताओ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, किसको को भूमि हस्तांतरित होनी चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, एक में से अधिक। तो डी इज राइट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे आंसर आपके हैं,
तो लेनिन द्वारा जो अप्रैल थीसिस थी इसमें बहुत सारी मांगे क्या कहती, नंबर एक मांग क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, रूस तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। अच्छा कौन सी संधि हुई थी पर बताओ जल्दी कमेंट में, किसको भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, औद्योगिक मजदूरों को कंपनी पर नियंत्रण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इन मांगों का उद्देश्य क्या था, रूस में एक समाजवादी क्रांति लाना, क्या समाजवादी क्रांति लाना। तो यार अप्रैल 30 किससे संबंधित है, लेनिन से संबंधित है। बहुत सारे इसके क्या थे भैया, अपनी मांगे थी इसमें, ठीक है ना। ठीक, जो आपकी अप्रैल 30 इसको बोल्शेविकों को सत्ता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के क्रम से लगाइए, आपको कालक्रम के अनुसार लगाना है, कौन सी घटना कब हुई थी। तो यहाँ पे लिखा है रूसी क्रांति कब हुई थी बेटा, 1917 में हुई थी, ठीक है ना। मैं बोलूंगा आपसे यूएसएसआर का गठन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण 1979 में हुआ था। और बर्लिन की दीवार आपकी कब बनाई गई थी, 1989 में। देखो आप देखो, एक फिर चार, पहले आपका एक फिर तीन आपका आ रहा है, फिर चार आ रहा है, फिर दो आ रहा है, तो एक तीन चार दो, कहाँ पे बेटा, बी इज राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, इस बात को बी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है, रूस में वसंत क्रांति कब हुई थी, रूस में वसंत क्रांति कब हुई थी, 8 मार्च 1917, 15 मार्च 1917, 8 मार्च 1919, 10 अप्रैल 1917। बसंत क्रांति, एक आपकी गुलाब क्रांति है अभी इंग्लैंड में, यहाँ पे रूस में आपकी बसंत क्रांति बेटा, कि रूस में बसंत क्रांति कब हुई थी, तो रूस में बसंत क्रांति कब, 8 मार्च 1917 को आयत कब बेटा, 8 मार्च 1917 को आयत की गई थी, ठीक है ना। यह क्रांति दो भागों में बटी हुई थी, याद रखना। है जो आपकी बसंत क्रांति है रूस की 1970 के आसपास की है, ये दो भागों में बटी हुई है, दो भागों में बटी हुई थी। जैसे कि पहले आपकी 8 मार्च 8 मार्च 1917 की घटना है, और दूसरे में आपको अक्टूबर 1917 की घटना मानी जाती है, अक्टूबर 1917 की घटना है। पहले आपकी जो घटना हुई इसमें क्या होता, इसमें जो आपको राजा था, सम्राट था, सम्राट को अपना पद त्यागना पड़ गया था और अस्थायी सरकार आपकी बनाई गई थी, क्या अस्थायी सरकार आपकी बनाई गई थी, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। मैं बात करूं अक्टूबर 1917 में क्या होता, यहाँ पे जो आपकी अस्थायी सरकार थी इसको भी हटा दिया गया था, और बाद में क्या, बोल्शेविक सरकार, बोल्शेविक सरकार जिसको लोग कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। इस बात को आपको रखना। तो बसंत क्रांति दो स्टेप में थी यार। रूस में ड्यूमा क्या था, रूस में ड्यूमा क्या था बताओ, ड्यूमा संसद, चर्च, शाही महल, एक खेल का मैदान। तो रूस की संसद का नाम क्या था, ड्यूमा था। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, कब हुई थी, 1905 में हुई थी, ठीक है ना। आपको पता है अमेरिका में जो संसद है, अमेरिका की संसद को किस नाम से बेटा, कांग्रेस नाम से जानते हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जापान की संसद को डॉयट नाम से जानते हैं, डॉयट। चीन की संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान में किस नाम से, अफगानिस्तान में संसद को सोरा के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डॉयट, चीन में एनपीसी, अफगानिस्तान में सोरा के नाम से हम लोग क्या जानते हैं, संसदों को जानते हैं, ठीक है ना। और ड्यूमा रूस में। क्वेश्चन है आपका, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था, बोल्शेविकों का नारा क्या था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, स्वतंत्रता समानता भाईचारा, शांति भूमि रोटी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, बताओ क्या आंसर होगा। याद रखना, इनका जो नारा था आपका बोल्शेविकों का 1917 में क्रांति के दौरान क्या था, शांति भूमि रोटी, पीस लैंड एंड ब्रेड। इस बात को आपको याद रखना है। यह नारा युद्ध की विभीषिका से शांति, किसानों के लिए भूमि अधिकार और जनता के लिए भोजन सुनिश्चितता का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन आपका, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन या गोर्बाचेव, कौन था बेटा। तो स्टालिन इज राइट आंसर, कौन था आपके, स्टालिन महोदय आपके लेनिन के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। आपको पता है लेनिन कौन था, रूसी क्रांतिकारी राजनीतिक था, ठीक है ना। आपके कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था, बोल्शेविक क्रांति का प्रेरक था। इनका उत्तराधिकारी आपको स्टालिन को, किसको बोला? स्टालिन को माना जाता है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताओ। नवंबर 1917 में
बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने बेटा? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपके लेनिन महोदय ने, किसने? लेनिन महोदय ने किया था, ठीक है ना। क्रांति का महत्वपूर्ण कारण क्या था? रूस में जार निकोलस द्वितीय का शिक्षाकारी शासन, इस बात को इससे जारशाही अंत हो जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन है 1917 में 1917 क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया सर्वहारा वर्ग, तानाशाही, पुलक वर्ग एवं रूसी वर्ग। कौन सा वर्ग स्थापित होता है ना? सर्वहारा वर्ग तानाशाही आपकी शुरू होती है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट आपकी शुरू होती है, इस बात को आपको करना है, ठीक है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविकों ने किया था, जिन्होंने क्या लेनिन के नेतृत्व में किया था, और आपके रूस की जारशाही को समाप्त करके क्या किया था? एक साम्यवादी शासन की नींव रखी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, लेनिन कहाँ के शासक थे? आपको पता है सोवियत रूस की बात कर रहे बेटा, लेनिन कहाँ के? सोवियत रूस के शासक थे, ठीक है ना, याद रखना। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हुई थी, काकोरी हुई थी, खूनी हुआ था, आपका सविनय अवज्ञा में, बताओ। 22 जनवरी 1905 की बात कर रहे हैं, 22 जनवरी 1905 को क्या घटना हुई थी? यार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो बारिश का है, ये अलग है, ये अलग है। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 से संबंधित है, कहाँ के बेटा? ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की घटना है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की घटना है, याद रखना। इस घटना में जार की सेना ने क्या किया था? शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों पर गोलियां चलाई थी। इस घटना ने क्या किया था? रूसी क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। क्वेश्चन है, रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ट्रॉट्स्की, क्रुश्चेव, लेनिन या स्टालिन? रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने बेटा? लेनिन महोदय ने किया था, किसने? लेनिन महोदय ने किया था, इस बात को आपको याद रखना है। 1917 में हुई थी। बोल्शेविक याद रखना, व्लादिमीर के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने क्या किया था? 1917 में राजधानी पेट्रोग्राद में जो आपका राजमहल था, पेट्रोग्राद में विटर पैलेस पर आक्रमण किया था। इस क्रांति का लेनिन के नेतृत्व में एक सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में रूसी क्रांति को का किसको प्रभाव कहा जाता है? निम्नलिखित में भारत में रूसी क्रांति का किसको भारत में प्रभाव कहा जा सकता है? RS अवस्थी को 1920-21 में रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू एवं रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस यात्रा, 1920 के दशक में साम्यवादी दल का गठन। बताओ, आपको पता है रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में किस प्रकार दिखता है? बताओ, रूसी क्रांति का प्रभाव भारत में किस प्रकार से दिखता है? तो रखना, इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं आपका आंसर है, क्या रखना। भारत में रूसी क्रांति के प्रभाव कई घटनाओं में देखा जा सकता है, ठीक है ना, कई घटनाओं ये आपका सॉरी कोई नहीं, एक एक में एक से देख डी आंसर होगा, ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही है, ठीक है ना। चलो, अच्छा, भारत के साम्यवादी दल का गठन किसने किया था, या भारत में साम्यवाद के रूप में किसको जाना जाता है? बताओ। MN रॉय। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान। अभी पढ़ा था अपन ने कि कौन आपका अलग हुआ था, कौन हुआ था बेटा आपका? रूस आपका अलग हो गया था, याद रखना, रूस आपका अलग हो गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहाँ मिला? बताओ, रूस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या पोलैंड में? क्वेश्चन नंबर 69, बताओ तो कहाँ पे बेटा? ये रूस की बात कर रहे हैं, कहाँ पे? रूस की बात कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था, पता है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहाँ पे? और साम्यवादी शासन में रूस में हुआ था, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश था उस टाइम पे, अब तो नहीं है, अभी भी है, अभी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के
प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव में निर्मित हुआ था, बताओ। वहां पे ग्रेट ब्रिटेन का सामरिक दल, सही है आपका। ए भी आपका सही है, ए भी सही है। डी आपका आंसर है, एक से अधिक आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। रूसी क्रांति का वैश्विक प्रभाव था, जिसमें क्या समाजवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार हुआ था। कई देशों में साम्यवादी सरकारें और दल बने, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में साम्यवादी पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी, क्या रखना, कम्युनिस्ट पार्टी। आते हैं, अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? रोम का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, ग्रीस का? कहाँ था बेटा? ग्रीस का राजा था अलेक्जेंडर। मैसेडोनिया ग्रीस का शासक था। मैसेडोनिया ग्रीस का शासक था, इस बात को आपको याद रखना है। ऐसे सिकंदर तृतीय के नाम से, किस नाम से? सिकंदर थर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका जन्म कब? 356 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखना। इसके द्वारा कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इसमें जो प्रमुख युद्ध आपका है, नंबर 1 ग्रेन्स की लड़ाई, क्या ग्रेन किसकी लड़ाई, जो कि आपकी 334 ईसा पूर्व की है। इसमें आपकी गौ का मेला की लड़ाई 331 ईसा पूर्व की है। और सिकंदर के साथ पूरस का युद्ध, सिकंदर के साथ पूरस का युद्ध, जो कि होगा 327 ईस्वी का है, क्या 327 ईसा पूर्व का है, ठीक है, याद रखना, गोवरस का युद्ध। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सिकंदर का पूरस का युद्ध, गोगोमेला की लड़ाई और ग्रेनकिस की लड़ाई, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? जर्मनी संधि, वीना संधि, वर्सराय संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, बताओ। याद है ना, कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 के माध्यम से स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इस संधि से क्या हुआ था, यूनान को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। क्या ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? रेक्सोना किसकी पत्नी थी? सिकंदर, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, बताओ। मैक्सोना, रेक्सोना किसकी पत्नी थी? रेक्सोना की सिकंदर, किस बेटा? सिकंदर की वाइफ थी। रेक्सोना मैसोनिया के राजा अलेक्जेंडर की वाइफ थी, याद रखना। वह बैक्ट्रियन प्रमुख ऑर्किटस की बेटी थी, इस बात को आपको करना है। 327 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने इनसे प्रेम पढ़कर शादी की थी, और 327 में क्या हुआ था, आपका हमला हुआ था इंडिया पर, ठीक है ना। आपने पढ़ा अभी कौन सा तो पढ़ा अपन ने, पूरा 327 ईसा पूर्व का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डेक्रोन के कानून किस समुदाय से संबंधित है? डेक्रोन, डेक्रो आर द एसोसिएट विद विच सिविलाइजेशन, किसके साथ बताओ। तो आपको जो डेक्रोन की बात करते हैं, किसके, ग्रीस या यूनान के, किसके बेटा? ग्रीस व यूनान के साथ इसका संबंध है। डेक्रो का अर्थ क्या होता है? यूनानी कानून देने वाला। डेक्रो कानून 7वीं शताब्दी में पूर्व एथेंस में लागू किया गया था, यह लिखित कानूनी संहिता है, ठीक है ना। डेक्रो का अर्थ क्या होता है? यूनानी कानून देने वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं को ऐतिहासिक कार्यक्रम के अनुसार लगाना है आपको। मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनान, सुमेरियन। अगर आपको आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो यहाँ पे। ये चारों का क्या है आपका कार्यक्रम? नंबर 1 सिंधु, सिंधु, सुमेरियन, सिंध घाटी और यूनानी, क्या सॉरी मिस्र ऊपर, मिस्र, सुमेरियन, सिंध और आपके यूनान। इस प्रकार से आपकी सभ्यता है, क्या सी इज राइट आंसर। इसको एक बार लगा लेने क्रम से याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, ये पूछा जाता है आपसे। निम्नलिखित में किसने कहा था इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? निम्नलिखित में से किसने कहा था इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? अगस्त काम्टे, अनल टर्नेवी, हर्बर्ट स्पेंगर, कार्ल मार्क्स। किसने कहा था बेटा? कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा था कि आपकी इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष की कहानी है, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मन दर्शशास्त्री, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे, क्या थे? जर्मन, कार्ल मार्क्स कौन थे बेटा? जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे व इतिहासकार थे, ठीक है ना। उन्होंने 19वीं शताब्दी में वर्ग संघर्ष की अवधारणा विकसित की थी। उनके अनुसार क्या था, समाज में मुख्यतः दो वर्ग है, एक तो पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वे लोग हैं जो साधन पर मालिक करते हैं, और किसान वो हैं जो अपनी श्रम शक्ति के लिए दूसरों के खेतों में काम करना मजदूर करते हैं।
क्वेश्चन है आपका, चीन से मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? चीन को मिलने से पहले हांगकांग पहले किसका उपनिवेश था बताओ? किसका था बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस? किसका? ब्रिटेन का। किसका था? ब्रिटेन का था। इस बात का ब्रिटेन का था। चीन से मिलने से पहले हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हांगकांग पर जापान जापान का कब्जा हो गया था। किसका? जापान का हो गया था। ठीक है ना? बाद में 1997 में यूके ने चीन को सौंप दिया था। इसको चीन को सौंप दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है? तो चीन की कहानी देखी हमने कि हांगकांग कहाँ पहले पहले ब्रिटेन का था, फिर जापान के पास जाता है, बाद में चीन के पास आता है। कब? 1997 में। तो डेट याद करना, तो डेट याद कर लो पहले। पहले डेट किसके पास था? चीन के पास था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हांगकांग पर 1941 से लेकर 1945 पर बेटा जापान का कब्जा हो जाता है। जापान का 1997 में अपन क्या होता है? यूके से चीन को प्राप्त हो जाता है। यूके से चीन को प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा एक ऐतिहासिक, यहाँ पे कार्यक्रम लगाना है आपको, कौन कब का है? गांधी, लेनिन, माओत्से और कार्ल मार्क्स। बताओ कौन कब का बेटा? कौन कब का है? तो आपको पता है मार्क्स से बात करते हैं, कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1883 में आए थे, जो कि समाजवादी विचारधारा के जनक है। ठीक है ना? लेनिन आपके 1870 से 1924 में आए थे। इस बात को आपको रखना है। रूस में कम्युनिज्म, तो ये क्या हो गया? समाजवादी हो गए कार्ल मार्क्स। ये आपके लेनिन क्या हो गए? कम्युनिज्म के हो गए। महात्मा गांधी 1869 में आए थे। ये अहिंसात्मक आंदोलन के प्रवर्तक थे। हिंसात्मक आंदोलन के प्रवर्तक थे। माओ सिंह आपके बाद में आते हैं 1893 में, और 1976 तक रहते हैं। ये आपके चीन में साम्यवाद के थे। चीन में साम्यवाद क्या रहना। सबसे पहले कौन आएगा? आपको कार्ल मार्क्स आ जाएगा। दूसरा आप देखो 1878 के बाद 1870 आएगा आपका, क्यों 69 आएगा। दूसरा आपका आ जाएगा क्या? दूसरा आपको गांधी आ जाएगा। तीसरा आपका माओ सिंह आ जाएगा, और चौथा आपका लेनिन आ जाएगा। तो क्रम याद कर लेना, डेट्स याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। फिर से सुनो, कार्ल मार्क्स पहले, फिर आपके गांधी बब्बा, फिर आपके माओ त्से, फिर आपका लेनिन महोदय। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जैसे क्या? समाजवाद, साम्यवाद, कल्याणवाद या सर्वसत्तावाद कहा गया। क्या कहा गया? कार्ल मार्क्स का तो ना साम्यवाद क्या गया? कम्युनिज्म कहा गया, साम्यवाद कहा गया। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए सिद्धांत को क्या बोलते हैं? मार्क्सवाद या साम्यवाद कहते हैं। यह इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखते हैं। इसको इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखता था। अभी हमने वर्ग संघर्ष से एक प्रश्न देखा था। यह पूंजीवाद के पतन और कम्युनिस्ट समाज के उद्भव की भविष्यवाणी करता है। क्या? पूंजीवाद के पतन व कम्युनिज्म समाज के उदय की भविष्यवाणी करता है। ठीक है ना? ठीक, एक आपको है कार्ल हेनरिक। आपका है कॉल हेनरिक महोदय आपके जर्मन की समाजशास्त्री थे। ठीक है ना? दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, अर्थशास्त्री थे। इनको साम्यवाद का जनक माना जाता है। साम्यवाद का जनक इसको कॉल हेनरिक को माना जाता है। इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना? इस बात को आपको रखना है। मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ कौन सा था? दास कैपिटल था। ठीक है ना? 67 का था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 80 है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बेटा? तो कार्ल मार्क्स। कौन थे बेटा? कार्ल मार्क्स थे आपके साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। कौन एक कम्युनिस्ट नेता थे? लेनिन, स्टालिन, माओ त्से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? कौन एक आपके क्या बेटा आपके कम्युनिस्ट नेता थे? कौन थे बेटा, बता सकते हो क्या आप लोग? तब होता है लेनिन महोदय। कौन? लेनिन, स्टालिन और आपके माओ त्से। आपके तीनों कौन थे बेटा? आपके तीनों कौन थे? कम्युनिस्ट नेता थे। इनमें से आपका सभी आंसर हो जाएगा। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हमने पूछा था आपसे, तो 1925 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। तो किसने की थी? एम एन रॉय ने की थी। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज है? क्या इनमें से कौन विश्वास करता था
एक साम्यवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवेन। उपरोक्त में से एक से अधिक बताओ। एक साम्यवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज है, कौन ऐसी बात रखता है? तो इसमें एक ही व्यक्ति होगा ना आपका, तो कार्ल मार्क्स। कौन होगा बेटा? कार्ल मार्क्स। एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। कार्ल मार्क्स द्वारा बात कही गई थी। क्वेश्चन 83, स्वतंत्रता, समानता के नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव के रूप में रखने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता के और समान अवसरों के विचारों को रखा था? बताओ। तो जॉन लॉक, जैक और रूसो। जॉन लॉक और रूसो महोदय हैं, जीन जैक्स और रूसो। लॉक और जॉन लॉक और रूसो महोदय आपके फ्रांस से संबंधित, याद रखना। फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में स्वतंत्रता, समानता के नियमों और समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन लॉक, जॉन रूसो और इमानुएल कांट थे। कौन थे? तीनों व्यक्ति थे, याद रखना। जॉन लॉक जो महोदय आपके, जॉन लॉक महोदय, इनके बारे में आप रखना। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की अधिकार की अवधारणा को प्रतिपादित किया। क्या? प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही स्वतंत्रता मिल जाती है, जीवन जीने का अधिकार मिल जाता है और संपत्ति मिल जाती है पिता की। जीन रैक्स रूसो क्या बोलते हैं? रूसो क्या बोलते हैं? रूसो महोदय सामाजिक अनुबंध की अवधारणा देते हैं। सामाजिक अनुबंध की, आप शिक्षाचारता से जीवन नहीं जी सकते हो, आप समाज में, आपको समाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। इमैनुअल कांट आते हैं। इमैनुअल कांट महोदय आते हैं। यह तर्क देते हैं कि सभी मनुष्य क्या हैं? स्वतंत्र हैं और तर्कसंगत होते के नाते समान अधिकार है, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता के विचार को मजबूत करता है। आपको पता है 1789 में ही 1789 में क्या किया था? आपके फ्रांस की क्रांति में इन विचारों को अपनाया गया था, ठीक है ना? जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? राजतंत्र का अंत हुआ था, गणतंत्र अपनाया था। देखो, जॉन लोगों ने क्या बोला? जनता की बात की, प्राकृतिक अधिकार की बात की। रूसो क्या बोलते हैं? सामाजिक नियमन, सामाजिक मतलब सामाजिक अनुबंध। रूसो क्या करते हैं? सामाजिक अनुबंध की बात करते हैं। इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं बेटा? कि ये मनुष्य को स्वतंत्रता है और मनुष्य तर्क संगत होने का, मनुष्य क्या तर्क संगत है और तर्क संगत होने के कारण समानता का अधिकार है, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? क्या रखना? हिंद चीन आपका, देखो ये है, ये देखो, ये आपका पूरी भारत है। ये आओ, ये आपको चाइना दिखेगा, लाओस, कंबोडिया आपको दिखेंगे आपके, है कि नहीं? तो वियतनाम, हिंद चीन में आपको पहले, हिंद चीन में आपके पहले वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश थे। लाओस, जो कि 1950 से पहले फ्रांसीसी उपनिवेश थे। 1950 से पहले क्या थे? फ्रांसीसी उपनिवेश थे। क्या? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इस बात को कह रहे हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड एक्टन, रूसो। मनुष्य पैदा स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, किसका कथन है? तो रूसो महोदय। किसका बेटा? रूसो का कथन है। रूसो, रूसो महोदय का कथन है क्या? कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे? यूएन, यूएन यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, रोम में। कहाँ पे बेटा आपका? न्यूयॉर्क में, याद रखना। न्यूयॉर्क में। जो आपका जिनेवा क्या था? आपका जो राष्ट्र संघ बनाया गया था, नेशन लीग बनाया गया था, उसका मुख्यालय जिनेवा होता है। कब? 1920 में बनाया गया था ना, ठीक है? ये आपका संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, अब आप बोलो संस्थान कहाँ से आएगा इसमें? वर्ल्ड स्ट्रीम में संस्थान विश्व के हैं, तो आपका आएगा विश्व संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन में? तो आपको सबको पता है बेटा, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसकी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की। आपको पता है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लगभग 39 मंजिल इसमें 193 देश है। क्या? 193 देश है। इसी भवन में आपका महासचिव का मुख्यालय भी मिलेगा, आपको याद रखना। बात करते हैं WHO की,
तो WHO की स्थापना कब हुई थी बेटा? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मकसद क्या था? दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड इसका क्या है? शासी निकाय। क्या इसके शासी निकाय कौन है बेटा? शासी निकाय, शासी निकाय कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड क्या है आपका? इसका शासी निकाय। क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, बीजिंग या पेरिस? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? कह रहा ना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कब स्थापना हुई थी? 4 नवंबर 1946। देखो मैंने बोला यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। मैंने बोला जब आपका राष्ट्र संघ बनाया गया था, नेशनल लीग बनाया गया था, राष्ट्र संघ, उसका मुख्यालय कहाँ पे था आपका? उसका मुख्यालय जिनेवा। यूएनओ मुख्यालय आपका क्या हो गया? न्यूयॉर्क हो गया। WHO स्विट्जरलैंड। यूनेस्को पेरिस हो गया। स्थापना कब हुई बेटा? 4 नवंबर 1946 को हुई थी। 4 नवंबर 1946 की इसकी स्थापना हुई थी। यह वैश्विक शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार सहयोग को प्रोत्साहित करने वाला काम करता है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कहाँ पे होगा बेटा? तो वही होगा आपको, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में होगा, ठीक है ना, अमेरिका के। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस तो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब बेटा? 24 अक्टूबर को मनाया। क्यों? यहाँ पे आपका इसी दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था, ठीक है ना, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य की संख्या कितनी थी? वर्तमान कितनी है? 193 है। वर्तमान कितनी है? 193 है। लेकिन स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस समय 50+1 51 सदस्य आपके संस्थापक थे। कितने बेटा? 51 आपके संस्थापक थे, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसकी आधिकारिक भाषाएं सुन लो। इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेन। और स्पेन आपके क्या है? इसके भाषा, स्पेनिश की भाषा है, ठीक है ना। कौन? अरबी 1 2 3 4 5 6। चीनी, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी, 3 भाषा आपकी इसकी है। याद रखना। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। इस बात को आपको रखना है। देखो क्रम से आ रहा है पूरे, इसे भूल मत जाना, क्रम से आ रहा है। यूनेस्को का पेरिस में, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका न्यूयॉर्क में, नेशनल लीग आपका जिनेवा में, और आपका यहाँ पे क्या आ गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे? आपका जिनेवा में, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशन के तहत स्थापित किया गया था। कब? अक्टूबर 1919 में। मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा। तो कौन इसका एक अंग नहीं? बताओ कौन इसका अंग नहीं है? क्या है ना आपका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखो यहाँ पे आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका यहाँ पे गया था, एक मिनट ना। स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ का, अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका अंग नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा प्रमुख संगठन कौन कौन से? प्रमुख संघ कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो आपका हो जाएगा महासभा। यूएन का पार्ट पार्ट कौन हो जाएगा? महासभा हो जाएगी। यूएनएससी हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाएगी। आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर परिषद आपकी हो जाएगी। क्या? न्याय एवं संयुक्त राष्ट्र न्यायाधीश परिषद हो जाएगी आपकी, क्या रहना, ठीक ना। क्वेश्चन है आपका अंतिम तरफ पढ़ रहा है, यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? देखा हमने कितनी है? 6 भाषाएं, अरबी, चीनी,
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद 4 महीने के बाद, क्या सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ? उसके 4 महीने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई थी। 51 देश थे, याद रखना, ठीक है ना। 1 फरवरी 1940 को प्रकिरले ली को क्या बनाया गया था क्या महासचिव, याद रखना। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो आपका हेग में, जिनेवा हेग में स्थित है आपका। हेग में, कहाँ पे? हेग में, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक पार्टी पद स्थापना 1946 से अपना काम करना शुरू किया था। नीदरलैंड था हेग में, आपका पीस प्लेस में स्थित है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखना, 1953 से 54 में संयुक्त राष्ट्र की 8वीं अध्यक्ष रही है, याद रखना। 1962-63 में महाराष्ट्र की तीसरी राज्यपाल भी मानी जाती है। क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य थे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य इनको वीटो प्राप्त है? कितने बेटा आपको पता है? 5 है। 5 ऐसे देशों को वीटो प्राप्त है, कौन कौन से? देखो, 5 आपके क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। 10 आपके अस्थायी होते हैं। 10 को प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्या, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है, ठीक है ना, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। इस बात करें, 5 कौन कौन से? ये जो 5 है कौन कौन से बेटा? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन व अमेरिका, ये आपके 5 यहाँ पे याद रखना, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद या अध्याय हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर कितने अनुच्छेद या अध्याय हैं? तो याद रखना आपको यहाँ पे 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय, इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, लागू कब हुआ था? तो 1945 तैयार हुआ था, याद रखना। 26 जून 1945 को लागू हुआ था, ठीक है ना। चलो, नहीं, 26 जून को तो साइन किए थे। 26 जून 1945 को साइन किए थे, और 24 अक्टूबर 1945 से लागू हो जाता है, ठीक है ना। चलो, तो इसी का क्लास रोकते हैं। अंतिम क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन बचे, बट ऐसा फंस रहा है तो क्लास रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। आई नो दैट कि अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा, बट रेगुलर रहेगा, प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास रिकॉर्डिंग ही रहेगी। क्लास में आपको कमेंट करनी है, बट पेन कॉपी लेकर आपको साथ में बैठना, बहुत सारी चीज आपको लिखना है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन के हम लोग 30 दिन में 30 क्लास कर लेंगे। 3000 प्लस क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। चलो।